नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जॉय यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल की वीडियो में हमने ब्रिटिश संसद में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ। उसके बाद अब प्रक्रिया शुरू होती है भारत के अंदर कि भारत के अंदर ये जो संविधान सभा थी वो अपना किस प्रकार कार्य करेगी, ये उसके ऊपर चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो देखते हैं भारत की संविधान सभा वर्ष 1946 से आगे की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, द्वितीय विश्व युद्ध सब हमने देख लिया था, लेकिन हमें आजादी नहीं मिली। ब्रिटिश सरकार ने हमें चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहा कि अगर आपके किसी भी भारतीय में इतनी काबिलियत है तो वो अपना संविधान बना करके हमें दिखा दे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब बात आती है संविधान सभा, बार बार शब्द आ रहा है संविधान सभा। ऐसी कौन सी सभा थी? सभा का मतलब क्या निकलता है? संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य हमें संविधान का निर्माण करना है, उसके लिए हमें एक कमेटी गठित करनी है, कुछ लोगों को इकट्ठा करना है जो बुद्धिजीवी, जो संविधान के बारे में जानते हैं, उनको इकट्ठा करके एक कमेटी बनाई। इसी कमेटी को हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। जो अगर देखा जाए तो यह संविधान सभा विश्व की 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में विश्व के अंदर कुछ क्रांतियां हुई। उन्हीं क्रांतियों को स्रोत मानकर भारत में संविधान सभा का आयोजन किया गया या संविधान सभा बनाई गई। हेनरी मेन इंग्लैंड का व्यक्ति था। ये इंग्लैंड का व्यक्ति था जिसने सबसे पहले संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया। लेकिन अमेरिका और फ्रांस दो ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने इस संविधान सभा को प्रयोग किया सर्वप्रथम विश्व के अंदर। तो साथियों, संविधान सभा को जब हम देखते हैं तो इसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस कभी इंग्लैंड के ही उपनिवेश हुआ करते थे। इनसे जब इनसे छुटकारा पाया तो इन्होंने अपना संविधान लिखा। अपने संविधान के आधार पर इन्होंने संविधान सभा की गठन किया होगा। तो उसी के आधार पर यहाँ पर संविधान सभा को दिखाया कि सबसे पहले हमारी कहां से शुरुआत होती है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में यह सिद्धांत दिया था कि संविधान सभा का सिद्धांत का जो आयोजन किया गया 1895 में स्वराज विधेयक के आधार पर किया था। तो सबसे पहले भारत में संविधान सभा का जो शब्द का प्रयोग किया गया, सिद्धांत का प्रयोग किया गया, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 में किया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग भारत में किस व्यक्ति ने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। ये 19वीं शताब्दी की बात है। ये कब की बात है? 19वीं शताब्दी। भारत में ही जब गांधी युग हुआ तो 20वीं शताब्दी थी। तो गांधी जी ने इस शब्द का प्रयोग, संविधान सभा का प्रयोग किया। इस शब्द का प्रयोग किया कब किया? 20वीं शताब्दी में। गांधी जी ने कहा था कि जब 1922 में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा लिखा जाएगा। तो ये शब्द जो आते हैं ये भारतीय संविधान के ही आते हैं कि भारत का जो संविधान है वो भारत के ही लोग लिखेंगे। तो इस शब्द का प्रयोग
गांधी जी ने 20वीं सदी में किया था। तो संविधान सभा का विरोध सबसे पहले ब्रिटिश वालों ने किया, उसके साथ भारतीय नरेश थे, उन्होंने इसका विरोध किया। दूसरा, जो अंग्रेजों के चापलूस थे भारत के अंदर, जिन्हें भारतीयों का उदारवादी दल कह लीजिए, भारत में उनका जैसे कह लेते हैं कि भाई चापलूस लोग रहते हैं, वो कह लीजिए, तो उन्होंने भी संविधान सभा का विरोध किया, क्योंकि वो भी जानते थे कि अगर संविधान बन गया तो हमारी जो रोटियां चिपड़ती है, घी लगता है रोटियों पर, वो लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश अपने साथ सारी चीजें समाप्त कर देंगे। मुस्लिम लीग ने भी भारतीय संविधान सभा का विरोध किया, और उसी का कारण है कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो मुस्लिम लीग ने उसमें भाग नहीं लिया था। तो जब संविधान सभा का गठन हो चुका था तो उसके बाद भारत में अनेक समितियां बनी, जिसमें संघ संविधान समिति की संघ एक पूरे भारत का, एक पूरे संघ का सभी राज्यों को मिलाकर के एक संघ बनाया जाएगा, और उस संघ का अपना एक संविधान होगा, उसकी एक समिति अलग बनाई गई। उसके बाद जितने भी भारत के अंदर प्रांत थे उनका प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई कि सभी प्रांतों को हम अलग अलग बांटेंगे, अलग अलग कि ये इस प्रांत का है, ये इस प्रांत का है, तो उस तरीके से प्रांतीय संविधान समिति बनी। उसके बाद संघ शक्ति समिति की माल्य संविधान समिति तो बन गई, लेकिन संघ के पास पूरे जो भारत के जितने भी प्रांत हैं उन सबको मिलाकर के राज्य बनाए जाएंगे, और राज्य बनाए जाने के बाद वो एक संघ कहलाएगा। तो संघ की अपनी कौन सी शक्तियां हैं, इसके लिए भी भारत ने संविधान सभा में समिति गठित की गई, और उनके लिए नाम भी मनोनीत किए गए। उसी तरीके से मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक परामर्श समिति की, जो हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार हैं, उनके लिए भी एक समिति बनाई जाए कि हम परामर्श ले सकें कि हम कौन कौन से मूल अधिकार रखेंगे और कौन से नहीं रखेंगे। ऐसी अल्पसंख्यक आयोग, जैसे अल्पसंख्यक में उस समय कौन थे भाई, जितने भी हमारे माइनॉरिटी वाले थे, कौन, जैसे कि मुस्लिम भी उस समय अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ गए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग के आधार पर मुस्लिम लीग ने अपना प्रस्ताव जो पाकिस्तान का जो गठन किया गया उसके आधार पर मुसलमान वहां पर चले गए कि भाई हम पाकिस्तान को बसाएंगे, हम पाकिस्तान अपना देश बना रहे हैं। तो मुस्लिम यहाँ पर अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ गए मुस्लिम। उसके बाद जैन है, बौद्ध है, स्त्रियों की भी संख्या ऐसी थी, बहुत सारी ऐसी समितियां थी जो अल्पसंख्यक में थी, बहुत सारे लोग थे ऐसे जो अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम थी। तो उसे अल्पसंख्यक परामर्श समिति का भी गठन किया गया कि हम परामर्श ले सके कि भाई इनका जो अल्पसंख्यक है उनका जो इसमें हिस्सा रहेगा वो कितना रहेगा। ऐसी प्रारूप समिति, जिसे संविधान की रीढ़ भी कहा जाता है, ये संविधान की रीढ़ के नाम से भी जानी जाती है प्रारूप समिति, रीढ़। क्यों? क्योंकि इसी जब तक हमारा तैयार नहीं होगा तब तक हम कोई भी संविधान नहीं लिख सकते। तो संविधान नहीं लिख सकते, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी प्रारूप समिति। ना संघ भी रह जाएगा, प्रांत भी रह जाएगा, संघ की शक्ति भी तभी आएगी जब तक हम अपने संविधान का प्रारूप तैयार ना कर लें। उसके बाद जो शेष बचता है वो देशी रियासतों से वार्ता की, जो देशी रियासतें थी जिसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ऐसी बहुत सारी रियासतें भारत के अंदर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश में थी, फिराक में थी। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था कि हम भारत से कोई संबंध नहीं रखेंगे, हम अपना राज्य अलग तरीके से चलाएंगे। लेकिन सरदार पटेल जैसे अनुभवी व्यक्ति ने कहा कि अगर ये अलग अलग अपने प्रांत बना लेंगे तो हमारे भारत छोटा हो जाएगा, खंड खंड में होगा। तो उन्होंने इन देशी रियासतों से भी वार्ता समिति के आधार पर वार्ता की और इन्हें भारत में मिला लिया। जैसे किसी को युद्ध के आधार पर, किसी को समझौते के आधार पर इन्होंने भारत में इन देशी रियासतों को मिला लिया। जैसे 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक,
प्रथम बैठक थी ये, जिसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की द्वितीय बैठक, जिसमें इनका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक, जिसमें वो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना पर चर्चा हुई कि संविधान सभा की उद्देशिका या प्रस्तावना किस प्रकार होनी चाहिए। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्देशिका या प्रस्तावना का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये सब चीजें क्या है कि डेट बाई डेट चलती गई। इनके जो संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर B.N. राव, इनके संवैधानिक सलाहकार थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर B.N. राव को। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है उद्देश्य का प्रस्ताव को देने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या ये भी आ सकता है कि इनके स्थायी अध्यक्ष, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी विशेष करके ध्यान रखने की बात है। 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया कि हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज हो। ये हमारी जो कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर बात हुई, जिसे तिरंगा नाम दिया गया। तिरंगा, इस तिरंगे का अपना एक अलग वजूद है। जब हम तिरंगे को पढ़ाएंगे, अभी 15 अगस्त आने वाली है, तो हम तिरंगे के बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे कि हमारा भारतीय तिरंगा कब बनकर के तैयार हुआ, पहली बार कहां पर फहराया गया, किसने फहराया, इसके जो रंग को है वो किसने दर्शाया कि ये 3 पट्टी होनी चाहिए, ये संतरी, सफेद और हरी, और बीच में चक्र कैसे आया, इसका क्या उद्देश्य है। ये सब चीजें हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। अभी इससे अगला वीडियो यही आने वाला है, तो इसे भी अच्छे से देखना। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के लिए काम हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा होना चाहिए। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन था, तीसरा वाचन था, तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हमारे संविधान के 3 वाचन हुए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकरण किया गया, अंगीकरण कि अब ये अपना लिया जाएगा, अपनाना कहना। और ये 26 नवंबर को जब अपना लिया तो इसी समय इसे कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कानून दिवस, इसे विधि के नाम से जानते हैं, विधि दिवस। तो कई नामों से ये जाना जाता है। कब? 26 नवंबर को।
तो 26 नवंबर को लगभग भारत के 15 अनुच्छेदों को भी यहीं पर लागू कर दिया था कि 15 अनुच्छेद ऐसे हैं कि जो अभी से क्रियाशील कर दिए जाए। तो ये हमारे भारतीय संविधान की एक रूपरेखा थी। संविधान के अंतिम मूल मसौदे पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे कि 3 इसकी प्रतियां बनी थी। संविधान सभा ने इन तीनों प्रतियों के ऊपर संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनसे साइन करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए निवेदन किया और यहीं पर 24 जनवरी को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। यही वो पल था कि जब हस्ताक्षर हो गए तो संविधान सभा के गठन हुआ था यह अब समाप्त हो गई इसी समय 24 जनवरी को। और भारत में चौबीस जनवरी 1950 को ही सर्वसहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1950 में भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया, क्योंकि संविधान सभा का ये पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। जब संविधान सभा खत्म हुई, अध्यक्ष पद इनका खत्म हुआ, तो इन्हीं को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारतीय संविधान का या भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे भारत में गणतंत्र लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में कि अब गण का तंत्र आ गया है। गण माने जो भारत के लोग हैं उनका कानून चलेगा, उन्हीं के कानून चलेगा और उन्हीं के ऊपर चलेगा। तो ये हमारा लिखित संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत पर लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये समय था इसका। लगभग 64 लाख रुपए संविधान के ऊपर खर्च हुए थे। तो खर्चा भी ये है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय, 64 लाख रुपए लगभग इस पे खर्च कर किए गए। 395 इसमें अनुच्छेद दिए गए थे जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। इसमें 22 भाग दिए गए थे और इसमें 8 अनुसूचियां थी और लगभग 14 भाषाएं इसके अंदर सम्मिलित की गई थी। वर्तमान में लगभग 448 इसके अनुच्छेद, 25 भाग वर्तमान में। 8 अनुसूची की जगह ये 12 अनुसूची हो गई है और 14 भाषाओं की जगह अब भारत के अंदर 22 भाषाएं बोली जाती हैं। तो साथियों, ये हमारा भारतीय संविधान था। यहीं से हम भारतीय संविधान को आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में इससे आगे क्या दिया गया है, क्योंकि 22 भाग हैं, जो आप 25 हो गए हैं, तो 22 भाग एक भाग करके हम इसका पढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान में क्या दिया गया है। थैंक यू।